मैं विमल कुमार विनोद अपने YouTube चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूं। मैं अभी दिखा रहा हूं कि गेहूं की खेती कैसे होती है। ये समशीतोष्ण जलवायु में होने वाली, जैसे कि न ठंडा न गर्मी हो, और जैसे अभी है बसंत ऋतु जो चल रहा है, ऐसे ही ऋतु में होती है। और इसका जो लगाने का समय है 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक। 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक इस गेहूं को लगाने का जो उपयुक्त जो समय होता है यह है। और देखिए कितना लहलहाते हुए गेहूं के खेत हैं, जो कि आपके मन को बार बार यहाँ आने के लिए प्रेरित करेगा, झकझोर रही है आपके दिल को। और मैं अपने कैमरामैन अंकिता जी के साथ आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए आगे फिर देखते हैं। नमस्कार, मैं विमल कुमार विनोद अपने YouTube चैनल में आज कृषि चैनल में जो मैं खेती बाड़ी के बारे में बताता हूं उस पर आपका स्वागत करता हूं। और देखिए कि अभी मैं हूं गेहूं के खेत में जो गेहूं का मौसम चल रहा है, जो चैता फसल का मौसम चल रहा है, इसमें आप देखेंगे कि गेहूं को कैसे बुना जाए, किस स्टैंडर्ड में उसका खाद दिया जाए, कितने दिनों का गेहूं होता है, कौन सा गेहूं अभी के यहाँ के दौर में अच्छा है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि गेहूं की बुआई के लिए खेत को धान के कटने के बाद यदि खेत में नमी है तो उसकी जुताई की जाए, और यदि नमी नहीं है तो उसका पटवन करके फिर उसको सूखने दिया जाए। उसके बाद उसको 2 बार जोता जाए, और जोतने के बाद फिर उसमें जो गेहूं है उसका बुआई किया जाए। गेहूं को बोने के लिए जो स्टैंडर्ड मानक है कि 2 किलो प्रति कट्ठा के दर से गेहूं पड़ना चाहिए। और उसमें से 3 तरह का खाद है, DAP, पोटास और फॉस्फेट। तीनों को मिला करके, जिसमें कि मानक है, इसका मानक स्टैंडर्ड है खाद देने का, कट्ठा में 1.5 किलो DAP, 1 किलो पोटास और 1 किलो फॉस्फेट दे करके गेहूं की बुआई की जाए। पोटास का काम है जड़ को मजबूत करना, गेहूं को मीठा बनाना और इसमें कीड़ा न लगने देना। और DAP का काम है कि इसको हरा बनाए रखना, इसको मजबूत करना। और फॉस्फेट का काम है कि इसके डेवलपमेंट को करना। गेहूं ज़्यादातर 105 से 120 दिन की होती है, क्योंकि बहुत सारे जगह में जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर एक पटवन में लोग गेहूं उपजाना चाहता है, लेकिन एक पटवन में जो गेहूं उपजाई जाती है उसका उत्पादन कम होता है। इसीलिए 120 दिन की गेहूं जो होती है वो अच्छी मानी जाती है, जो कि जिसमें 2 पटवन लगता है। और गेहूं यदि हम ढंग से उपजाएं तो इसके बाद देखा जाता है कि 21 से 25 दिन के बाद, गेहूं बुआई के 21 से 25 दिन के बाद इसकी पहली पटवन होती है। पहली पटवन देखिए, मैं दिखा रहा हूँ गेहूं का खेत दिखा रहा हूँ, गेहूं का खेत दिखा रहा हूँ। कितना सुंदर गेहूं है, देखिए कितना सुंदर गेहूं है। 21 से 25 दिन के बाद, और खाद को, यूरिया को पहले नहीं देना चाहिए। उस खाद को बोने के 48 घंटे के बाद, जब पानी ज़मीन के अंदर सोख ले और उसमें से जब नमी रह जाए, पूरा नमी रहती है, उस समय 1.5 किलो कट्ठा के दर से यूरिया दिया जा सकता है। उसके बाद गेहूं के फिर 50 दिन के बाद इसकी दूसरी पटवन होती है। 50 दिन के बाद इसकी दूसरी पटवन होती है। और दूसरी पटवन के बाद आप इसको 120 दिन में इसकी कटाई होने लगती है। कुछ गेहूं 105 दिन का होता है। 105 दिन के गेहूं का जो प्रॉब्लम है, इसका उत्पादन कम होता है। और 120 दिन का जो गेहूं होता है इसका उत्पादन अच्छा होता है, दाना मजबूत होता है। अब हम किस टाइप का गेहूं लगाएं? सबसे बड़ी बात है कि किसान बंधुओं, आप लोग खेती तो करते हैं, हम जुताई भी करते हैं, पटवन भी करते हैं, खाद भी देते हैं,
फिर मैं पुराने बीजों का प्रयोग क्यों करूं? सवाल ये उठता है ना कि मैं सारा काम कर दिया और अंत में मैं जो बीज दिया वही गड़बड़ दे दिया, जिससे हमारी पैदावार कम हो जाती है। इसीलिए हर हाल में जो दुकानों में जो स्टैंडर्ड की बीज आती है, जो कि जांची परखी बीज आती है, वैसे बीजों का प्रयोग हमको करना चाहिए ताकि मैं खेती करने के समय ठगा नहीं जाऊं। क्योंकि ये फसल हमारे किसान बंधुओं, एक साल का एक बार में गेहूं बुना जाए। गेहूं बुनने का मतलब होता है इसका 1 साल के बाद ही बुना जाएगा, और हम खेती न करेंगे तो फिर कैसे जिएंगे? आप देखते हैं कि मैं कुछ किसानों से बात कर रहा था, जैसे कि गोड्डा जिला के कुर्मीचक सरौनी क्षेत्र में, इन लोगों ने कहा कि हम लोग कट्ठा में 4 किलो यूरिया दे देते हैं। इसका मतलब कि आप खेती का स्टैंडर्ड, जो मानक, जो उसका जो खाने का जो तरीका है, जो खेत जो एब्जॉर्ब करता है, मैं कह रहा था कि उसका नेचर, खेत का नेचर बदल जाता है। क्योंकि जिसको आप एक कट्ठा में 1 किलो खिलाते हैं, एक बार 4 किलो दे दीजिएगा तो वो खेत का नेचर बदल जाता है। और ज़्यादा यूरिया देने से यूरिया का कुछ ही भाग केमिकल, जो रासायनिक खाद है, उसका कुछ ही भाग को ज़मीन एब्जॉर्ब करती है, रेस्ट भाग को ज़मीन में रह जाती है, जो कि ज़मीन को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। और इसलिए हम लोगों को, और विशेष करके कीटनाशक का जो रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, इसको कम से कम करना चाहिए। और इसके पहले जो परंपरा थी कि हम लोग हल से जोत के उसके नाला में खाद और बीज गिराते थे और उसके बाद हम उसकी बुआई करते थे। चूँकि आज के समय में हल बैल का कमी होता जा रहा है, और उससे ऐसा माना जाता था कि हमारे भारतीय कृषि की जो कमजोरी रही है, कि जो कुछ समस्याएं हैं, जैसे पटवन की समस्या है या फिर जुताई की समस्या, तो इसमें ऐसा देखा जाता है कि हल बैल से ज़मीन की उतनी जुताई नहीं हो पाती थी। और साथ ही साथ आपको ये प्रयास करना चाहिए कि हम कम से कम रासायनिक खाद का प्रयोग करें, रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करें। क्योंकि जैसे ही हम रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो होता क्या है कि हमारे जो मित्र जीव हैं, जो ज़मीन के अंदर, जैसे केचुआ है और सब उसकी प्रजाति है, वो नष्ट हो जाती है। और जो कि केचुआ बायो पावर को बनाती है, इसके साथ ही साथ हम लोग को खेतों में कंपोस्ट डालना चाहिए। और उसको यदि आप नहीं डालते हैं तो धीरे धीरे चूँकि हमारे यहाँ जनसंख्या जिस तेज़ी से बढ़ रही है, उस तेज़ी से हमारा उत्पादन भी बढ़ाना जरूरी है। और ऐसी स्थिति में यदि आप खेत को बचा के न रखिएगा तो कल, जैसे मैं बता रहा था कि गोड्डा जिला के सरौनी साइड में जो कि 4 किलो 1 कट्ठा में खाद दिया जाता है, बोलिए कि कहाँ चला जा रहा है, कहाँ चली जा रही है हमारी ज़मीन की क्षमता, पूरी तरह से नष्ट होती जा रही है। और अभी जो वर्तमान में जो गेहूं की जो अच्छी नस्ल आ रही है, उसमें श्री राम 303, केदार अंकुर और बपना 44, मैं जिस खेत में खड़ा हूँ ये बपना 44 गेहूँ है। लगातार मैं 2 वर्षों से लगा रहा हूँ। और मैं, जो मेरे सलाहकार श्री गणेश भैया हैं, जो कि गोड्डा में जिनका गणेश बीज भंडार है, उन्हीं के सलाह से मैं खेती गृहस्थी करता हूँ। मैं कुछ भी डालता हूँ खेतों में, जो भी खाद या पटवन या जो भी मैं सलाह लेता हूँ, मैं उनके ही द्वारा लेता हूँ। और मैं एक किसान भी हूँ। रोज़ सुबह से शाम तक खेत घूमने में बहुत मज़ा आता है। इन्हीं सभी बातों के साथ सभी किसान बंधुओं, मेरे सभी दर्शकों को जो मेरे YouTube चैनल में जुड़ते हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक संदेश है कि आपको कैसे अच्छी खेती करनी चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, प्रणाम।